हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंसीडर किया था। अब इसमें हम देख रहे हैं आज कि ट्रांजिशन मेटल जो होती है जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उन कॉम्प्लेक्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से वर्क करती है। इस सिद्धांत को समझने से पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। इसके अनुसार पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और पॉलिंग ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ अवधारणाएं दी जिनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट, केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास क्या होगा, रिक्त डी कक्षक होंगे। इसलिए ये धातु परमाणु लिगेंड परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कई वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध करवाएगा। इन्हीं रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणुओं की कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, यानी कि सेंटर में जो भी सेंट्रल मेटल उपस्थित होगा उसकी क्या नेचर होगी कि वह आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक क्या होंगे, संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित कक्षक बनाएंगे, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में समझाई है। और इन संकरित कक्षकों की जो शेप होगी वह भिन्न भिन्न होगी और इसी के अनुसार उनकी आकृति भी होगी। तो इसके बेस पे वह संकरित कक्षक जो हैं आपके देखिए, अगर संकरित कक्षक Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपका है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस केस में उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय या फिर स्क्वायर प्लेनर, है ना। चतुष्फलकीय के केस में उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये। और साथ ही स्क्वायर प्लेनर के केस में आपके इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और अगर Ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 6 हो गया और इस स्थिति में उसके पास कितने D2sp3 या sp3d2 टाइप के वह अष्टफलकीय रूप में आकृतियों का निर्माण करेगा, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्स बनते समय लिगेंड ग्रुप जो होगा वह आपके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, जबकि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। M और L के बीच में इस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा जिससे लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ धातु कक्षक आयन, लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा धातु के जो रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके क्या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। और दोनों कक्षकों में जितना स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल उनके बीच में बंध होगा और उतना ही उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब हम जानते ही हैं कि संकरित कक्षक क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें सममिति वाला फैक्टर भी होता है। इसी वजह से धातु आयन के रिक्त कक्षक पहले संकरित होते हैं और फिर एक निश्चित शेप में लिगेंड के साथ अतिव्यापन करके प्रबल बंध बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि डी कक्षकों के संकरण से क्या होता है, उसकी बंध सामर्थ्य भी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें दिशात्मक गुण आ जाते हैं और उनकी दिशात्मक गुण इस ऑर्डर में होते हैं। देखिए, D2sp3, फिर DsP2 और sp3। तो एक उप सहसंयोजक बंध की मजबूती व प्रकृति वैसी ही होती है जैसे एक सहसंयोजक बंध की होती है, लेकिन उप सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणु पर क्या होगा, एक फॉर्मल चार्ज आ जाता है। तो जो डोनर होगा उस पर तो +1 और जो एक्सेप्टर होगा उस पर -1, ठीक है।
अब इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को समझाया गया है। इसके लिए पॉलिंग ने 2 नियम दिए। सबसे पहला विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी संकुल में कुछ लिगैंड परमाणु धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पाने के कारण क्या होगा, जो धातु है उस पर ऋणावेश एकत्र हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आयरन का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल के लिगैंड के साथ अटैच्ड है, तो आयरन पर -3 फॉर्मल चार्ज एकत्र हो जाएगा, क्योंकि जल के 6 अणुओं के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और इस पे -6 आ जाएगा चार्ज। और इनमें से -3 तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर के कारण उदासीन हो जाएगा, फिर भी उस पर -3 चार्ज एकत्रित रहेगा। इतने अधिक ऋणावेश के धातु परमाणु पर एकत्र होना क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी को घटाने वाला ही होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि इस स्थिति के लिए पॉलिंग ने बताया कि संकुल के केंद्रीय परमाणु पर एकत्र आवेश उस पूरे संकुल के अन्य परमाणुओं पर इस प्रकार से फैल जाता है कि संकुल के किसी भी परमाणु पर आंशिक आवेश 1 से अधिक नहीं होता और केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन होता है या उस पर आंशिक धनावेश ही रहता है। ओवरऑल इस नियम के अनुसार कि उसमें जो है -चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पर न रहकर पूरे मॉलिक्यूल पर डिस्पर्स रहता है। पॉलिंग के अनुसार जल अथवा अमोनिया युक्त धनायन संकुलों में अधिकांश धनावेश समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं पर फैल जाता है और ऋणायन संकुलों का अधिकांश ऋणावेश ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए धातु लिगैंड बंध की प्रकृति को हम किस तरह से समझते हैं कि धातु व लिगैंड बॉन्ड जो होता है वह पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक गुण भी होता है। जैसे आयरन का ये कॉम्प्लेक्स लिया तो जो FeO बॉन्ड है वह 100% कोवेलेंट होगा, तब तो आयरन परमाणु पर -3 चार्ज आएगा अगर वह 100% कोवेलेंट है तो। लेकिन यह FO बॉन्ड 50% सहसंयोजक और अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के कारण 50% आयनिक हो जाता है, तो इस वजह से इसकी आवेश की मात्रा 0 हो जाती है। इसी तरह आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्स में देखिए, इसमें आयरन परमाणु पर 0 आवेश उस स्थिति में होगा यदि FeO में 33% तो कोवलेंट गुण और 66% आयनिक गुण हो। इस प्रकार जो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटने से उसकी विद्युत ऋणता का मान भी कम हो जाता है। अतः इस सिद्धांत के उपयोग से हम संक्रमण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी समझा सकते हैं और लगभग समस्त जलीय संकुलों में प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अतः मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड के 1/3 सहसंयोजक होने पर धातु परमाणु पर फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। और यदि हम एक अमोनिया संकुल लें तो उसमें भी मेटल और नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। चूँकि नाइट्रोजन की तो विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम है, अतः MO बॉन्ड की तुलना में MN बंध में क्या होगा, आयनिक गुण कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ऋणता कम है नाइट्रोजन की और यह सहसंयोजक गुण हो जाएगा। और MN बॉन्ड में क्या हो जाएगा कि 50% सहसंयोजक गुण हो जाएगा। इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु का जो पूरा चार्ज है फॉर्मल चार्ज, वह पूर्ण रूप से उदासीन नहीं होता। अब यदि परमाणु ऑक्सीकृत होकर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए, है ना, तो उसकी फॉर्मल चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे इसमें क्या हो जाएगा कि 50% आयनिक बंध भी उदासीन कर देगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोबाल्ट के जो ये एक्वा वाला कॉम्प्लेक्स है यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, जबकि कोबाल्ट का अमोनिया के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है वह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से इसमें
50% आयनिक गुण आ जाते हैं, है ना। अब इस तरह से आयनिक गुण आ गए। अब इन सिद्धांत को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नेक्स्ट इसमें आ जाता है पाई बंध बनने का सिद्धांत। पॉलिंग ने बताया कि लिगेंड के द्वारा सहसंयोजक बंध बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश आ जाता है उससे कम करने का दूसरा तरीका क्या है, पाई बॉन्ड बन जाए। तो जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो तो Ml बॉन्ड में सहसंयोजक गुण अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। और उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार धातु के कम ऑक्सीकरण वाले कॉम्प्लेक्स स्थायी नहीं होंगे, लेकिन कई ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले स्थायी हैं। तो इसको समझाने के लिए हम निकिल के कार्बोनिल का एग्जाम्पल लेते हैं। निकिल का जो कार्बोनिल वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे CO कार्बोनिल में यह अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु को देकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये देखिए यूं और ये, अब यहाँ से आपके इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। अब धातु परमाणु के भरे हुए D कक्षक क्या करेंगे, कार्बन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग P कक्षक के साथ मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। समझ रहे हैं, इसमें भरे हुए D कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ मिलके आपके बैक बॉन्डिंग्स के थ्रू पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार निकिल और कार्बन के मध्य में क्या होगा, एक द्विबंध बन जाएगा। इसकी पुष्टि हम किससे करते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस से। विभिन्न धातु कार्बोनिलों में मेटल और कार्बन के बीच की दूरी एकल बंध की अपेक्षित दूरी से कम होती है। अब इसके बैक बॉन्डिंग को समझा रखा है। निकिल कार्बोनिल की संयोजकता से हम देखते हैं कि निकिल परमाणु जो है यह कार्बोनिल परमाणु के साथ यह बैक बॉन्डिंग बनाता है। तो C और O इसके बीच में एक त्रिबंध और एक द्विबंध में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये बैक बॉन्डिंग होती है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और निकिल कार्बन बंध बनने के लिए कार्बन ऑक्सीजन परमाणु के त्रिबंध में से एक बंध का टूटना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत बंधी कक्ष एंटी बॉन्डिंग का बॉन्ड काम में आता है। अब इसमें एक बात है कि बैक बॉन्डिंग बनने में त्रिबंध की सामर्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्बन के बैक बॉन्डिंग कक्षक में प्रयुक्त होने से CO बंध की बॉन्ड लेंथ घट जाती है। इस प्रकार क्या है कि पाई बॉन्ड इस प्रकार सिग्मा बंध द्वारा लिगेंड परमाणु के धातु परमाणु की ओर जाते हैं, जिससे पाई बंध धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन लिगेंड परमाणु की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार समस्त परमाणुओं पर उदासीनता बनी रहती है। अब आपके है स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। संकुल बनते समय धातु परमाणु या आयन में किन कक्षकों का उपयोग करेंगे, इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स दो प्रकार से बनते हैं, निम्न चक्रण व उच्च चक्रण। ठीक है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि D ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा n-1 D12 10 एंड ns2। इसमें ns व nd कक्षक तो वेकेंट है ही, साथ ही n-1 d कक्षक भी वेकेंट है, तो इनका उपयोग हम कॉम्प्लेक्स बनाने में कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो संकुल धातु परमाणु के भीतर के जो D ऑर्बिटल है उनका उपयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाए तो उससे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। चूंकि इन संकुलों में D कक्षकों की पेयरिंग हो जाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम हो जाती है, तो इन्हें हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि ऑर्गेनाइल को क्या कहा, लो स्पिन, यानी पेयरिंग हो गई तो स्पिन तो इसका लो होएगा ही। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ये दिए गए हैं। अब स्पष्ट है कि ऐसे संकुलों का निर्माण तभी होगा जब D कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसी अवस्था में 2 D कक्षक मिलकर आपको क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन व
इनर ऑर्बिटल अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह से आपके निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे D8 है, ठीक है, तो यह sp3 व dsp2 द्वारा चतुष्फलकीय व स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अष्टफलकीय का नहीं बना सकता। अब यदि D के आउटर ऑर्बिटल वाले कक्षकों को यूज़ किया जाए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इनमें स्पिन की संख्या अधिक होगी तो इसलिए उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा गया। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे एक्वा, अमोनिया, इन लिगेंड्स के साथ ये हैं। अतः कोई धातु, परमाणु या आयन कब लो स्पिन या कब हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये उसकी ज्यामिति या चुंबकीय गुण किस प्रकार से होंगे उसकी व्याख्या हम इस सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टडी की कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, ये जो ट्रांजिशन मेटल एटम है, इसमें किस तरह से आपके यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्क करती है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फॉर्मल चार्ज किस तरह से न्यूट्रलाइज होता है, पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, और इसके हाई स्पिन व लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस के बनने के दौरान ही इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर भी कई वर्क करते हैं, जिसमें आपके ये हाई स्पिन और लो स्पिन पर शॉर्ट नोट्स भी आपके आ जाते हैं। इनके कई नेम जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन पर कई शॉर्ट नोट्स भी आपके वर्क कर जाते हैं। तो अब हम इसमें इनके ऑर्गल डायग्राम में अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो भी व्याख्या की गई है, इसको हम पॉइंट वाइज इसमें स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।